बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 2 दिन थे जब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है बल्ले का निशान वापस लेने का, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी होता है, डिविजनल बेंच बैठेगा और फिर उसके ऊपर समाअत करेगा। 2 दिनों में कोई उसके ऊपर वावेला ना हुआ 2 दिनों में उसके ऊपर किसी ने भी अपनी ज़बान ना खोली। लेकिन फिर एक हल्ला ऐसा आया है जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी और दीगर जमातें भी वो बोलना शुरू हुई हैं। जजेस की किरदार कशी के ऊपर भी बातें हो रही हैं। माजी के अंदर भी हमने देखा कि किसी एक जमात के हक में फैसला है तो किसी दूसरी जमात ने उसके मुखालिफ बात की, फिर रिश्तेदारियों के ऊपर बात आम पहुंचती है और इसी तरीके से वो तूल पकड़ती चली जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म रहे, MKM उनकी इत्तेहादी रही, वो MKM के पास भी पहुंच गए। उन दिनों में ना पहुंचे जब MKM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद फिर सकूत एक तारी रहा। उसके अलावा GDA के साथ अब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आज पैगाम आया, लेकिन GDA ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जवाब तलबी की थी कुछ नशिस्तों के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसका जवाब न दिया था और अब तेज़ियाँ ऐसी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जवाबात जमा करवाने का सिलसिला जारी है, इत्तेहाद बनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन MKM पाकिस्तान जो है वो 242 की जो नशिस्त है उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट या कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, जिसपे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब PMLN की तरफ से हैं, MKM की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कादिर खान मंदोखेल वहाँ से जीते हुए हैं ज़िमनी इंतखाब में। पहले ये नशिस्त फैसल वावडा साहब की होती थी, पहले 249 थी, अब 242 हो चुकी है नई हल्काबंदियों में। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान को हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई एक कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होगी। वो कहते हैं कि मैं 3.5 साल इलेक्शन का मुतालिबा करता रहा हूं, लेकिन अब की बार अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन का माहौल भी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ PTI के हवाले से उनकी बात यह है कि PTI के जो लोग ये मुतालिबा कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने और फिर उसकी जांच पड़ताल में हमें मुश्किलात का सामना है, तो मौलाना के मुताबिक उनको विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये मौलाना की इख्तरा एक नई मंजर-ए-आम पे आई है। उधर इरफान सिद्दीकी साहब से मंसूब एक बयान चल रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा के अभी उम्मीदवार नहीं है। तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, बेशतर अफराद इस बारे में बात कर चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। राना साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चेयरमैन PTI लतीफ़ खोसा साहब भी साथ में मौजूद थे और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फिर कोर्ट्स के जो अहकामात हैं उनका भी हवाला दिया कि जो बानिया चेयरमैन से बानिया PTI से मुलाकात करनी है उन्होंने। तो क्या देख रहे हैं, हवाओं का रुख किस तरफ को है? और इन हवाओं में वो कहा जाता है ना कि ठंडी हवा कोई आए, लेकिन मौसम ठंडा है तो ठंडी हवा ज़्यादा ठंडी किसको लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दरअसल अगर आप अपने ही प्रोग्राम की कुछ चीज़ें क्लिप्स पुराने निकाल लेते हैं तो शायद आज हमें ये सवाल आपको करने की और लोगों को हमें बताने की ज़रूरत पेश तो याददाश्तों में घुमानी पड़ती है ना बातें, जिस तरीके से वही नारे हैं 5 साल बाद भी वही सुनने को मिलते हैं। मियाँ साहब के मुतालिक मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, याद है ना आपको जी। और मैंने ये भी कहा था कि बल्ले का निशान भी वापस आएगा। ये सारी चीज़ें वो है जो मैं कह चुका हूँ, हम अपने ही प्रोग्राम में कह चुके हैं और ऐसा ही है। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात की है तो दुरुस्त की है। इरफान सिद्दीकी साहब ने वो कोई बात गलत नहीं की है, बिल्कुल दुरुस्त की है। आप मुझे एक बात बता दें ज़रा, पाकिस्तान में कोई ऐसे आपने इलेक्शन देखे हैं कि इलेक्शन में चंद हफ्ते रह गए हैं, महीने नहीं, चंद हफ्ते रह गए हैं, उसके बावजूद अब भी आपको गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, डेरों पर कोई रौनकें नजर आई हैं? आपको मुस्लिम लीग नून की कोई इलेक्शन कैंपेन नजर आई है जो वो क्या दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है? मुझे बता दें। अभी मियाँ साहब कराची जाते हैं, कभी मियाँ साहब किसी और से मुलाकात करते हैं, कभी वजाहत आती है इसाक डार साहब की तरफ से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, कभी ख्वाजा साद रफीक साहब कोई बात करते हैं, कभी MKM के सवाल पर फौरी तौर पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी जाती है, मीडिया टॉक ख़त्म कर दी जाती है। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई, उस पर वो जवाब नहीं देते। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अलहदा कहते हैं कि जनाब मेरे साथ मैं
नहीं किसी हक में था कि ये इक़्तिदार लिया जाए, मैं नहीं इस हक में था कि जनाब इक़्तिदार के मज़े लिए जाएं, उसकी हमें सज़ा में नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन का माहौल तो उस वक्त बनता है, मैंने हमेशा तो इलेक्शन देखे हैं, आपने भी वो इलेक्शन देखे हैं, जब हुकूमतें ख़त्म होने लगती हैं तो उसी वक्त डेरे आबाद हो जाते हैं, जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, रौनकें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ये अवाम में जा नहीं रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि इन्हें पता है कि अवाम के पास क्या लेके जाएंगे। 17 माह की हुकूमत में क्या दिया इन्होंने? महंगाई, बेरोजगारी, अवाम को जो है वो बिल्कुल भूखा मार दिया। ये दिया ना अवाम को दिया क्या इन्होंने? कोई एक चीज बता देना जो इन्होंने दी है जिसकी बुनियाद पर ये जाएंगे। अब बिलावल साहब कहते हैं जनाब महंगाई को ये कंट्रोल नहीं कर सके, आज खुद वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, तो फिर आप किस बुनियाद पे जाएंगे? आपका बयानिया क्या होगा? आप किस बयानियों को लेकर जाएंगे? सर, बड़े मियां साहब, कंट्रोल ना होना एक अलग बात है। उन्होंने ये कहा कि 18 माह की हुकूमत के एजेंडे में बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा नहीं था। तो क्या था? अपनी जेबें बन रही थी, क्या था? मुझे बता देना। आप भी बड़े उनके तर्जमान बने फिरते हैं ना, हमेशा कहते हैं जनाब उनकी बात करते हैं, और मैंने भी सुनी है उनकी बात। यासर साहब मुझे ये बता दें क्या था फिर उनका एजेंडा? मुकदमा खत्म करना एजेंडा था? छोटा एजेंडा है। उसके बाद क्या एजेंडा था? अपने मुकदमा खत्म कर ले, अवाम को जलील कर दे, अवाम को रुसवा कर दे, अवाम के ऊपर जो है वो सख्तियां कर दे, अवाम को भूख से मार दे। ये था एजेंडा? फैक्ट्रियां बंद कर दे, ये एजेंडा था? मुझे बता देना। कारोबार बिल्कुल ठप कर दे, क्या ये एजेंडा था? एजेंडा बता देना क्या था, बताएं आप मुझे मैं पार्टी तर्जुमान थोड़ी से पहले कह देते मियां साहब ने ये फरमाया, तो मुझे एजेंडा बता देना मियां साहब का क्या था। मियां साहब ने बहुत कुछ फरमाया हुआ है, उसके ऊपर तो पूरा दीवान लिखा जा सकता है। नहीं, दीवान तो लिखा जाएगा इनके ऊपर, ये अवाम लिखेगी भी 8 फरवरी को। जो ठीक होगा उसको सलूट अवाम करेगी, जो नहीं ठीक होगा हम तो किसी की भी बात नहीं कर रहे। लेकिन बता दें, मुझे ये बता दें यार, मुझे नहीं पता, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर है। आप तो बादाम शदाम खाते हैं, आपकी याद तेज होगी। आप मुझे यही बता दें कि यार ये इनका एजेंडा था क्या? बादाम खाने के लिए पैसे अच्छे होने चाहिए यार। नून लीग का पास पैसे नहीं है तो किसके पास है? मुझे नहीं, मुझे नून लीग से पैसा आ रहा है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ तो ये तो अच्छा, मैंने कहा भी नहीं और आपने अपनी तरफ लेके वाह 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 वाह। आपने मेरे बारे में बात, मैंने कहा भी नहीं, मेरे बारे में बात की कि मैं बादाम खाता रहता हूं। बादाम आप देखिए, मैं सर मेरी इतनी इस्तात नहीं है सर, मैं बादाम बहुत दूर की बात है। मान गया ना फिर आपके शहबाज शरीफ ने बादाम भी दूर कर दिए। मान गया ना कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये हालात कर दिए कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। तो फिर आप क्या कहते हैं, किस बेस में जाएंगे भाई? अवाम से वोट मांगने होते हैं, आपने जाके कहना होता है जनाब हमने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। चंद दिन पहले आप कह रहे थे 2/3 अक्सरियत लेंगे, फलां कर लेंगे। अब हालात ये हैं, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपके पास शेर का निशान है, जाके शेर के निशान पे इलेक्शन लड़े। लेक्चर आप क्या दे रहे हैं जनाब? पेशावर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। फरजान मुझे एक बात तो बताए, लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला कर सकता है कि आरओ फलान लगने चाहिए, उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जनाब सारे आरओस की ट्रेनिंग खत्म करता है। ऐसा ही होता है ना जी? तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर हो सकता है तो पेशावर का क्यों नहीं? लेकिन उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने, सोचो तो सही, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। लेकिन बात यह है कि ये तो पेशावर के अंदर उन्होंने अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, वो अगर केपीके की हद तक की पार्टी सिंबल मांग ले तो अगर एक हल्के में दिया तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में देना पड़ेगा ना। आप ये देखें ना, आपके अंदर भी ना वही जरासीम। अब आप मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि आप किस तरफ हैं। और भाई केपीके कभी ऐसा हुआ है कि वो पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात है, वो तो इसीलिए तो तरीके से पूरे पाकिस्तान की एक जमात है। और पाकिस्तान में उन्होंने हुकूमत की है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो आप कहते हैं सबसे ज्यादा उम्मीदवार उनके कागजात जमा है, सारा कुछ है। अच्छा, वो इस पे वो कहते हैं जी कि अगर कागजात जमा करवाने नहीं दिए जा रहे थे तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार कैसे मैदान में उतार लिए? वो तो इनको उस वक्त इसलिए पता लगा, इनको पता ही नहीं लगा, इनको पता ही नहीं लगा कि इनके साथ हुआ क्या है, तभी तो अब रो रहे हैं। अब तो नूरीन की बात ही नहीं हो रही यार, माफी अब तो मैं सही कह रहा हूं, अब तो नूरीन की बात ही नहीं हो रही, अब बात हो रही है। मुझे एक बात बताएं, आज तलाल चौधरी साहब ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को कहा है, क्या तौहीने चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है? आज तलाल चौधरी साहब की बात को ले लें जरा, उसके बाद तारक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें, क्या वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती चीजें? आपके हक में फैसला हो तो सब अच्छा, आपके खिलाफ फैसला हो तो बुरा। भाई आपको इंतहाबी निशान से क्या, आपको क्या आपका जाती इंतहाबी निशान छीन लिया क्या?
हाँ, आपसे शेर छीन लिया जाता, आपसे कोई आपका निशान छीन लिया जाता तो आप आते, आपसे किताब छीन ली जाती, आपसे लालटेन छीन ली जाती तो फिर आप आते। आप जब कहते हैं कि हम मुकाबले में हैं, आप जब कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर क्यों डरते हैं? अपना शेर लेकर मैदान में निकलें, उनके बल्ले को चलने दें। या शेर बल्ला तोड़ देगा या बल्ला शेर को भगा देगा, यही होगा ना। 8 फरवरी को फैसला तो अवाम ने करना है, आपने या मैंने तो नहीं करना, हमारे प्रोग्राम ने तो नहीं करना, फैसला अवाम ने करना है। तो किसी के निशान पर इतनी चीखों पुकार इस बात की दलील है कि आप डरे हुए हैं। डरे क्यों हुए हैं? कि आप खुद कहते हैं 17 माह में हमने महंगाई या बेरोजगारी हमारे एजेंडे में शामिल नहीं थी। फिर एजेंडे में जो शामिल था वो यहाँ यासर रशीद को पता हो सकता है, या मियां शहबाज शरीफ साहब को पता हो सकता है, राना अजीम को तो नहीं पता, वो बता दे मुझे। नहीं, आपने मेरे पैसे पकड़े। ओहो नहीं यार, क्या, नहीं बता दें। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। यासर आप मेरे भाई है यार, आप मेरे भाई भी हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों इकट्ठे ही हैं। माफी दे दो, वहां पे तो मैं आपसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दूंगा। तो मैं तो ना करूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे साथ ही था। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ, मुझे तो रिकॉर्ड का भी पता है। नहीं राजा साहब, एक बात समझ नहीं आती। पहले आपको अक्सर बातें समझ आ जाती हैं, वैसे ही आप कहते हैं। नहीं, मैं ना उस पे मोहरे तस्दीक सब्त करवाना चाहता जी। हूँ, तो इसलिए मैं पूछता हूँ। PMLQ के पास गए, IPP के पास गए, फिर जावेद लतीफ़ साहब ने यह बयान दे दिया कि PMLQ के अलावा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब राना तनवीर हुसैन साहब का बयान मंजर आम पे आ चुका है कि पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये क्या चक्कर और बयान भी जरा करें ना। कौन सा? जो लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के अलावा कोई वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से भी काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब भी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं, उनसे मंसूब जो खबर चल रही है वो हैरत अंगेज है। फड्डे पै गए ने, काम चल पड़ा किसी और तरफ। अच्छा, वो हमजा शहबाज साहब वाली असल कहानी क्या बाहर आई? अच्छा, बड़ी बात है। हमजा शहबाज साहब वाली असल कहानी आपको पता है कि जब वो मुझे नहीं पता। हमजा शहबाज ने बात दुरुस्त की है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा पार्टी के अगर कारकुन जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने सब कुछ किया, जिन्होंने बुरा वक्त देखा, अगर अब भी उनको टिकट नहीं मिलनी तो फिर कब मिलनी है? बात तो बड़ी क्लियर है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। एक शख्स एक बात कहता है, दुरुस्त है यार, बुरे वक्त में जो साथ खड़ा हो हमेशा उसी को याद रखा जाता है। यासर साहब, मैं तो इस पूरे मामले में मैं एक बात पर आग क्लियर कह दूं, इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, बनेगा इलेक्शन का माहौल कोई 5 दिन बाद। एक बात याद करें, आप और मैं एक इंटरव्यू करके आए थे, वो शख्सियत जेल में है, याद है? अल्लाह ताला सेहत कामिला दे। जब चौधरी परवेज लाई साहब को, और कमाल के आदमी है चौधरी परवेज लाई साहब, जहाँ पे स्टैंड लेते हैं, पूरा स्टैंड लिया हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, चौधरी परवेज लाई साहब जिस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे उस सीट से चौधरी परवेज लाई भी जीतेगा, मोनस लाई भी जीतेगा, और इनके नॉमिनेट किए गए बंदे इलेक्शन जीतेंगे। यासर साहब, ये आप नोट कर लीजिएगा, वक्त पे आपको ये सारी चीज़ें नजर आए। जो खरा होता है ना, वो लोग कहते हैं ये खरा है। चौधरी साहब ने याद करें, इनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की थी कि कितने % बड़े अहम चेहरे फारिग हो जाएंगे, याद है ना? और हालात सेम उसी तरफ जा रहे हैं। दरवेश हो गए वैसे चौधरी साहब इस उम्र में आगे ना यार। बात यह है कि आप इस एज में, आपने पाकिस्तान को 11122 इस पंजाब को क्या पूरे पाकिस्तान को भी दिया, जर्नलिस्टों को हाउसिंग सोसाइटीज़ भी दी, बहुत से लोगों को मैंने नहीं देखा था कि, लेकिन इन पर जो इल्ज़ामात है उसका केस है, वो क्या होता है फैसला, लेकिन मैंने इन बाप बेटों को नहीं देखा कि किसी एक जगह भी कोई आया हो और उसे इनकार किया हो। हिदमत की है, और हिदमत जो होती है ना, उसका सिला कोई ना कोई मिलता है। मुकदमा जो है उसके हवाले से बिल्कुल कहता हूँ, जिस पे भी मुकदमा है उसका मेरिट पे तफ्तीश हो, जो जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इस पर तो हम कोई कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने काम किए, हम उस पर भी हमें उसे करना चाहिए। तो यासर बात यह है कि उन्होंने कहा था इतने चेहरे बेन का ख़त्म हो जाएंगे, तो ख़त्म हो रहे हैं। मुझे सियासत में बहुत से लोग आउट होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बताएं, आजकल आपके कायद की तकरीर नहीं आ रही यार, कायद पाकिस्तान की, कायद जिनकी कुर्सी पे लिखा होता है। कौन से कायद मेरे? मियां नवाज शरीफ साहब, यानी पाकिस्तान के कायद। यार सॉरी, आप क्या कह दिया, फिर आपने मुझे पे चढ़ाई करनी है। कायद पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं आ रही। वो जरा डिले से, अब रोज तकरीरें करके अपनी मत मारनी है। एक क्लास होती है, क्लास फिर कौम की मत तो मार देना यार, जिसलिए आए हैं, कौम की मत तो मारनी है ना। वो डेफिनेटली मर चुकी है,
क्योंकि हमने पिछली दहाइयों में यही कुछ देखा है। लेकिन मेरा एक सवाल राणा साहब आपसे, बोलो। हमने अपने 10 प्रोग्राम में, सवाल कह रहे हैं जनाब, हम तो जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा वो ये बताइए कि जब पाकिस्तान, अब पूछना तो ये किसी पीटीआई वाले से चाहिए, लेकिन एक सवाल वो इसलिए आपसे कि हम इस पे तज़किरा कर चुके हुए हैं। जब कैबिनेट फाइनल होनी थी ये पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब से मिलने लंदन गए थे, कई दफ़ा गए नामों पे डिस्कस करने के लिए कि कैबिनेट में कौन शामिल होना चाहिए। तब हम क्रिटिक किया करते थे कि एक ताहयात नाअहल मफरूर शख्स से आप पाकिस्तानी मामलात के ऊपर बात करने के लिए जाते हैं। तो अब चेयरमैन पीटीआई ने बानिए पीटीआई से टिकट्स की तकसीम के हवाले से कंफर्मेशन लेने के लिए उन्होंने अपील दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा जी कि मुलाकात करवा दें। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई है? किनको? इमरान खान साहब को। तोशा खाना में तो वो सजा याफ्ता है ना, नाहिली तो उनके ऊपर क्या मुसल्लत उनकी है ना। सजा की जो अगली स्टेज है उनके पास क्या आखिरी हद खत्म हो गई है? जवाब दे देना जरा, मुझे बोल लेना। नहीं, स्टेटस अगर अभी का देखा जाए, भाई अभी का छोड़ो, स्टेटस ये क्या बात हुई? स्टेटस अभी का फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब के कागज मंजूर नहीं होने चाहिए थे, मंजूर हो गए ना। कैसे? भाई सुप्रीम कोर्ट से आखिरी पिटीशन उसकी खारिज हुई है, याद करें। नजरसानी वाली? जी जनाब, वो तो उस केस के हवाले से है ना भाई। उस केस में ताहयात नाअहली है। तो 2 जनवरी को केस लगा हुआ है, उससे पहले आप उनके कागजात मंजूर कर रहे हैं, और यहां पे आप कह रहे हैं कि क्यों? भाई बात तोशा खाना के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पर इनको सजा हो जाएगी, आखिरी स्टेज भी खत्म हो जाएगी, तो फिर आपका ये सवाल बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल जायज सवाल बनेगा। उससे पहले आप अब पता नहीं किसको खुश करने के लिए सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अदालत बहुत बड़ी है, आपसे मुझसे ज्यादा कानून को नहीं पता है। ये सवाल, इस सवाल का जवाब वो भी दे सकते थे अगर अदालत आलिया कहती है। और अब कहा जाता है जनाब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं वो, उनसे इनको मुशावरत की इजाजत होनी चाहिए। ये कोई लंदन में, अच्छा बड़ी बात ये है ना, वो बीमार है किसी हॉस्पिटल में है, ना वो लंदन में है, ना वो दुबई में है, ना किसी और मुल्क में है। एक लेवल कम है। नहीं, कई कम है। आप तो वो अगर उससे मुशावरत करने जा रहे हैं भाई, जब तो हाँ, अगर चेयरमैन साबिक सरबराह पीटीआई को अगर सजा आखिरी हद भी हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती, फिर उनसे मुशावरत करना मैं समझता हूँ गलत है। फिर इसलिए गलत है कि भाई ठीक है, सजा याफ्ता आदमी, अभी अरे आप ये ना करें, अभी एक कोर्ट से सजा हुई है और उसी सजा को मुअत्तल कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन नाअहली कायम रखी है। बात ज़हन में रखिएगा, हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली कायम रखी हुई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती यासर साहब। कानून नहीं है तो मैं लाएं, अभी ब्रेक में हम निकाल लेते हैं उस फैसले को। हाई कोर्ट ने तोशाहाना केस को मुअत्तल कर दी थी सजा, नाअहली जो है वो उसने रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ने। आप बादशाह लोग हैं, आप कहते हैं मिलने ही ना जाएं, वो क्या करें? उन्हें जमीन वहां पे जेल में ना एक बनाओ दीवार, उसके अंदर उन्हें रख के ना चारों तरफ दीवार बना दो, बंद कर दो, ताकि मिलने ही कोई ना जाए। ये भी आप लोगों का अफसोस है। बात ये क्यों जाते हैं मिलने, क्यों मशवरा करने जाते हैं, और क्या मशवरा करने जा रहे हैं? ऐसा बात तो सिर्फ ये है कि इख्तियार तो चेयरमैन के पास है ना भाई, तो इख्तियार मशावरत नहीं करनी चाहिए। मुशावरत किस जगह लिखा है कि मशावरत नहीं करनी चाहिए? ये तो इस्लाम में भी है कि आप मशावरत करें, नहीं है? तो वो भाई 6 रुकनी बेंच बनता है, सारे अपने अपने फैसला लिखते हैं ना, मशावरत होती है ना, तो देखा जाता 3 किधर है, 2 किधर है, 1 किधर है। क्या बात करें यासर साहब? तो इसीलिए तो कोर कमेटी होती है, इसीलिए तो कोर कमेटी होती है। तो वो मुझे बताया कोर कमेटी है ना कि कमेटी कर ली, उसके बाद वो एक शख्स है जिसने अपनी जिंदगी दी है इस जमात को, जिसकी वजह से ये जमात है, मैं सीधी बात कहता हूँ। वो उससे मुशावरत करना चाहते हैं, अदालत उसकी इजाजत देती है, आप उसके भी खिलाफ है। नहीं तो नहीं, आपने मुझे सवाल किया है, अदालत जो है इसका मतलब अदालत ने गलत किया। नहीं तो वो भी तो ये मानते हैं कि पीएमएलएन जो है वो मियां नवाज शरीफ की वजह से। वो लंदन नहीं ना जाना चाहिए, आप वजीर आजम थे, आप वजीर आजम पाकिस्तान थे, आपको वहां मुशावरत के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो ये मेरा सिंपल सवाल था, आप उसी वक्त इसका ये भी जवाब दे सकते थे कि वो वजीर नहीं, आप जानबूझ के आप तो कहते हैं नारकली की तरह ना एक दीवार चुना दी जाए और उसके अंदर फिट कर दिया जाए, और आप कहते हैं कि आपके भी दिल करता गलियां हो जाए सोनिया विच मर्जी का लीडर फिरे। ये नहीं होना, ये नहीं होना इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि मुनसफाना इंतखाबात होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अगर इस मुल्क में आर्मी चीफ साहब दिन रात मेहनत करके ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनकी आप बड़े वाह कर रहे हैं, नहीं मेरे पे चढ़ाई किस बात की है? मैंने कौन सा तार छेड़ दिया? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब इब्तदाई तौर पे वही हो सकता था।
आप वो पूरा लाहौर घूम के आए हैं उसी चौक के ऊपर जिस चौक पे मैं लाना चाह रहा था। नहीं जो मैं तो आप भी जान बूझ आप के ना ठंड के माहौल में पूरे फॉग को एंजॉय किया आपको भी आदत है ना, आप मौसम आज देख रहे हैं कि मौसम में बड़ा शियाना अचकाना है। हाँ तो है ना। तो अनारकली की इस वक्त हालत ये है, उसे चनवाने की बात नहीं हो रही। अनारकली बेहोश पड़ी है, शहजादा सलीम उस पर पानी छिड़क रहा है कि उठो अनारकली, हालात बदल रहे हैं। ये नारकली किसका नाम रखा आपने? यार ये तो आपने तज़किरा किया, मुझसे ना पूछे ना करना। नहीं, शहजादा सलीम कौन है और अनारकली कौन है, ये तो मुझे बता दें यार। आपने मैं तो 4 दिन से नूरीन ही सुन रहा था। अच्छा ये बताइए कि 242 का क्या बनेगा अगर बातचीत हो भी गई? मेन कैंडिडेट उनका है, मेन कैंडिडेट इनका है, तो वो सीट एडजस्टमेंट तो फिर बराए नाम रहेगी कि जब मेन कैंडिडेट ही आपस में लड़ रहे। हो सकता है कागज ही मुस्तरद हो जाए तो फिर क्या करेंगे? किसके? छोटे मियां साहब के? हाँ, फिर या मुस्तफ़ा कमाल साहब के? दोनों में से किसी एक ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा मफरूज़े पे ही आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना वो आप पूरी जिंदगी मफरूज़े पे प्रोग्राम कर गए हैं। तो वो आपने जब भी किया है आपने किसी और के क्या मैं कहता हूँ, छोड़ दिया। नहीं राणा साहब बात सुने, वो आजकल एक बात चल रही है कि वो रियाजी के उस्ताद हुआ करते थे, हम पे मेहरबानी कर गए, उन्होंने कहा था फ़र्ज़ करें, एक्स फ़र्ज़ करें, तो इसी तरीके से वो कहता मैंने भी फ़र्ज़ किया हुआ है इस पूरे माहौल में, मैं 2 हफ्ते से नहाया हुआ हूँ, तो हम भी फ़र्ज़ कर रहे हैं, दोनों के मंजूर हो गए। तब MKM का उम्मीदवार वहाँ पर रहेगा, तो वो पीपी जो जीती हुई ज़िमनी इलेक्शन में वो भी रहेगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को फिर तीनों के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। 3 उम्मीदवार है ना वहाँ पे, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है इलेक्शन। ये अता तारड़ साहब को क्या हुआ, इतने हल्कों से उन्होंने कागज़ जमा करवा दी? वो कहते हैं किधरे तो जीत जाइए ना। नहीं हाँ हाँ, ये भी तो हो सकता है कि किधरों पार्टी मंजूरी दे दे। हो रही है मुरमुर अपने घर, उन्होंने कहा जिसके इधर भी जमा करा दो, इधर भी करा दो, इधर। अभी मैं आ रहा था रास्ते मोबाइल पे मैं लिस्ट देख रहा था किसने कहाँ कहाँ कागज़ जमा कराए। मैं कहा यार इसकी एक लिस्ट तो देख लें, एक चेहरे भी सामने आ जाएंगे, अगले दिनों में प्रोग्राम भी करना पड़ सकता है। तो इतने कागजात यार, जो पॉपुलर लीडर होता है ना, मैं चाहता हूँ वो 2 या 3 हल्कों में कराए, चले मान लें, वो कहते हैं यहाँ से नहीं तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से, बस ख़त्म होगी बात। वो जब चले वो तो नवाज शरीफ कराए समझ आती है, सरबरा PTI कराए समझ आती है, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कराए समझ आती है, ठीक है, मौलाना साहब कराए समझ आती है। और जो सीजनल लीडर हैं जिन्हें 20-30 साल हो गए या सरबराह हैं किसी पार्टी, ये जमा कराए मुझे समझ नहीं आती। इनको जमा कराने चाहिए थे हफ्साबाद से, जहाँ के ये रहने वाले हैं। अब मुझे पता लगा है वो शादरा से भी करा दिए और मेरे हल्के से भी करा दिए। अब मेरे हल्के में मुझे अच्छी तरह याद है कि नून लीग का उम्मीदवार है चौधरी शहबाज अहमद, वो बेचारा सारा मेरा ख्याल है कितना अरसा गुजर गया, मैंने उसे देखा है कि वो लोगों के काम कर करके थक जाता है, दिन रात मेहनत करता है। अब अगर उसकी जगह आप तारड़ को ले आएंगे या उसकी जगह किसी और को ले आएंगे तो फिर क्या? वो किसी ने ये कहा ना, कहते हैं तारड़ साहब ने इतने हल्कों से जमा करवा दिए, हमें तो ये डर है कि सरहद पार अमृतसर जमा करवा दे जाके। नहीं थे, नहीं वस नहीं चले ना, नहीं तो हल्का नंबर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला तक उत्थे भी चल जाते। अब मुझे सब ये तो समझ नहीं आई ना। देखें बात यही है कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, हल्का ही कोई नहीं छोड़ा, तरह कागज जमा कराते गए, तरह दरअसल वो ये होता है कि यार यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। चले ये कोई डर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? इसी का जवाब जानते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त मंजरनामा एक किसी रहनुमा का बयान सुने तो वो कुछ और आता है, किसी दूसरे का सुने कुछ और आता है, मेन लीडरशिप कुछ और कहती है। अभी मौजूदा मंजरनामे में ये खिचड़ी जो पक चुकी है, पंजाब की अगर सूरत हाल हद तक देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो किसके साथ इत्तेहाद करना चाहती है, किसके साथ नहीं करना चाहती, किसको क्या पैगाम देना चाहती है। अगर खामोशी इख्तियार करे तो कई दिनों तक खामोशी इख्तियार किए रखती है, और अगर सकूत तोड़ने लगे तो एक ही दिन में मुख्तलिफ जमातों से राबिते शुरू हो जाते हैं। ये तजब्जुब की जो कैफियत है, मखमसे का जो शिकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इसी की तर्ज सियासत दूसरी पार्टीज किस तरीके से देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं, और उनका तर्ज सियासत पंजाब में किस हद तक तरवीज पा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, अगर देखा जाए
एमकेएम इत्तेहाद बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। सबसे पहले उन्होंने ही बयान दिया था, फिर वही अपने बयान से मुकरे, फिर वही दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पीएसपी और एमकेएम के जो साबिक रहनुमा हैं वो पाकिस्तान आए, साबिक सदर ममलिकत ने उनका इस्तकबाल किया और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये पीपल्स पार्टी ने छक्का किस तरीके से मारा? पहले तो ये है कि इन्होंने बहुत शोर किया था कि जी हमारा आईपीपी से इत्तेहाद हो रहा है, फिर इन्होंने शोर किया कि फिर एमकेएम के साथ हो रहा है, फिर बाप पार्टी के साथ हो रहा है, फिर जेयूआई के साथ हो रहा है। आज इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये सारी जमातें जो हैं ये बिल्कुल पीछे हटती नजर आ रही हैं और उनका कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा इस वक्त। दूसरा ये है कि देखिए एमकेएम से लोग मायूस हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है अभी। ये दो बड़े उनके बहुत सीनियर और बड़े रहनुमा थे, अनीस अहमद एडवोकेट और रजा हारून साहब। अब दोनों ने आज ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोग हैं जो राब्ते में हैं। मेरी सईद गनी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुझे सईद गनी ने बताया, मैंने एक सिफारिश की किसी दोस्त की एक सीट पे कराची में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 28 एप्लीकेशन हैं इस वक्त। और वो आप तो पीटीआई को भी पीछे छोड़ गए। उन्होंने एक हल्के से 22 करवाई हुई है, आप तो 28 पे पहुंच गए। नहीं 22 हमारी वो फिर एप्लीकेशंस नहीं है, वो पार्टी की एप्लीकेशन जो पार्टी को दी हुई लोग। सही, ठीक। मुझे उन्होंने कहा कि वो हल्के जिनसे कभी हम जो टॉर्च लेकर कैंडिडेट ढूंढते थे वहां से 5-5, 10-10 एप्लीकेशन है पीपल्स पार्टी के पास। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध से 50 प्लस माइनस सीटें जीत कर आएगी और हमने टारगेट किया है 50 का पंजाब से। आधी सीटें तो हम 48 में से लेंगे, आधी से ज्यादा जो है वो लेकर आएंगे साउथ पंजाब से 30 के करीब, और बाकी सीट जो है यहाँ से पंजाब में। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि बलूचिस्तान से आधी से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे 17 में से। इसी तरह से केपी में हमने 12 सीट जीती थी 2008 के अंदर, इस वक्त भी 10-12 की बात हो रही है। तो पीपल्स पार्टी जो ही आगे जाती है 100 के करीब जाती है, 80 क्रॉस करती है तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। अब पीटीआई ने भी सीट्स लेनी है, नून ने भी लेनी है। अब पीटीआई के पास या नून के पास क्या रास्ता रह जाता है? या वो दोनों मिलकर बनाए या फिर दोनों पीपल्स पार्टी को कहेंगे कि आप हुकूमत बनाए, हम आपको वोट देते। इस वक्त की सूरत ये है कि आने वाले दिनों में जो और बाकी जमातें हैं उन्होंने भी अब पीपल्स पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया। हमारे पास गुंजाइश भी है, लोगों को अकोमोडेट करने का हौसला और हिम्मत भी है। उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो हौसला ही नहीं कोई चीज घर से बाहर निकाले। अच्छा जो साहब, आपके शहर में सुना है कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त सरकारी दफातर में बड़े जलसे जुलूस होते रहे। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डीआरओ जो डिप्टी कमिश्नर है, उनका प्रेमिसेस यूज हुआ है, उसमें टेंट लगाए गए, उसमें बड़ा सरकारी एक पार्टी को वहां पे पूरा तरह अकोमोडेट किया गया। जो उनका लॉन है डिप्टी कमिश्नर का, वो भी तो उसके प्रेमिसेस का हिस्सा है ना, बाकी जमातों को तो नहीं इस तरह से दिया गया। नहीं तो उसके ऊपर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? मैं तो ओपन रोज प्रोग्राम्स में कर रहा हूँ। लेकिन कोई दरखास्त जमा करवाई हो इलेक्शन कमीशन में? अभी तो मैंने तो इस तरह से तो नहीं अभी किया, देखते हैं। अच्छा आप एक बात तो बताइएगा, बड़े मियाँ साहब अचानक बीमार भी हो गए और खामोशी भी छा गई। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब उम्मीदवार नहीं हैं वज़ारत उस्मा के, बाकी नून लीग सारी कह रही है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार ही बड़े मियाँ साहब है। अंदर की खबर तो आपके पास होती है ना, है क्या? मुझे तो कोई ऐसा सच मेरे पास खबर तो नहीं है, लेकिन मेरा हंच ये कह रहा है कि वाकई मियाँ साहब नहीं। तो फिर आप पीएमएलएन की तरफ से किसको देखते हैं? अब देखिए वो तो उनका मसला है। जो सब गाल करिए ना वो जी फोन वाली है। सब ये जवाब तो फिर कोई भी दे देगा कि नहीं है। असल बात तो बताए ना कि आप देखते क्या हैं। अब आपने दहाइयों से यासर बेचारा तो खामोश हो सकता है, जो सब मुझे तो पता है ना, वो बात करें जो होता है। देखे ना, अगर मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब नहीं है तो फिर तो किसी और को बेनिफिट मिलेगा ना।
तो राणा साहब आपको पता है किसको मिलना है? तो नहीं, अगर टिकट्स की तकसीम देखें तो जो कोई और कैंडिडेट हो सकता है उसका अपना पलड़ा तो टिकट्स की तकसीम में कमजोर दिखाई देता है। वो इश्यू ही नहीं है टिकट का, नहीं वो टिकट में कोई दड़ेबंदी तो नहीं है ना जमात में उस तरह से। वो है, होती है, फैक्शंस होते हैं छोटे मोटे, लेकिन जब वो बड़े मियाँ नहीं होंगे तो फिर छोटे मियाँ आएंगे। ये खबर आप इससे पहले भी दे सकते थे। तो सब आप जानबूझ के ना थोड़ा थोड़ा वो करते हैं ना, आपका पुराना स्टाइल है। तो फिर घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं देखिए, प्रॉब्लम इनका क्या है कि एक तो कोई चीज ये अपने घर से नहीं निकालते। अगर वजारत आला का उम्मीदवार है तो वो भी या मरियम होगी या वो होंगे, तो कोई पहले भी इसी वजह से जब इन्होंने हमजा को बनाया था उसी वजह से प्रॉब्लम्स हुए पंजाब के अंदर। अगर उस वक्त पे ये मान लेते, और पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, बाकी लोगों ने भी कहा था कि चीजों को तस्लीम, पहले तो परवेज लाई का इशू आ गया, वो भी इसी वजह से आया, वरना परवेज लाई जो थे वो अगर इधर रहते तो बिल्कुल वो, उनको भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे ना कि ये मुझे पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते। हालांकि जरदारी साहब ने इनको मना लिया था परवेज लाई के लिए, लेकिन उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके अपने एक्सपीरियंस थे। अब भी देखें क्या बनता है। मुझे तो लग रहा है, देखें अगर पहला तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, और अगर ये फेयर एंड फ्री नहीं होते तो फिर तो बाकी चीजें तो बाद में आती है ना। फिर तो अगर पीपल्स पार्टी तरीके से सवाल उठा रही है, अगर वो सीधा कह दे कि प्रोसेस ठीक नहीं है, तो फिर इस ये जो है क्या रह जाएगा, इस आप जिसको मर्जी लाकर बिठा दें उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं। अच्छा चौधरी साहब, बहुत कम देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लोग जो हैं, जो बहुत पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हों, वो छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाएं। राजा रियाज साहब की एक मिसाल बनी थी, लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर मुख्तलिफ पार्टी से लोग या आपकी पार्टी से गए हुए लोग वापस पार्टी में आ रहे थे। ये फैसल सालेह हयात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए, तो क्या कोई नाराज़ी थी या मना नहीं कोई पाया? मुझे तो नहीं पता एक्चुअली। तो जब से उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा है उसके बाद कभी एक्टिव नहीं नजर आए पीपल्स पार्टी। आप देख लेंगे, मेरा ख्याल है लोकल पॉलिटिक्स जो उनके हल्के की है उसकी कंपल्शन मुझे लग रहा है कि वो कुछ लोगों ने मुलाकात का आया कि उनके जो मुखालफ हैं सिटिंग एमएनए थे कि वो जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसी कंपल्शन में गए। वैसे भी उनका जाती तौर पर एहतराम है, लेकिन पिछले 5-6 इलेक्शन उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों से करे। अच्छा जो सब बल्ले का निशान मिलने पर नून लीग बड़ी चीख रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं और बाकी कह रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी अगर उन्हें मिल गया है तो उनको मिलना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि उनको इलेक्शन लड़ने का पूरा इख्तियार है। बाकी सियासी जमातों को बल्ले के निशान से क्यों तकलीफ? आप अपना निशान लेके लड़ना चाहिए, ठीक है। नहीं देखिए, हम पता है राणा साहब इस मुल्क का अलमिया क्या है कि आप पहले एक को पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, फिर उसको गिराने बैठ जाते हैं। आप इस काम को छोड़ दें, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने दें। मैंने तो बल्कि आजकल एक और आर्गुमेंट छेड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। आप कभी कहते हैं कि डीआरओ बनेंगे, डिप्टी कमिश्नर्स बनेंगे, कभी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनेंगे। भाई आपका भी तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यहाँ पे बैठा है ना जिले के, वो क्या कर रहा है? उसकी क्या जिम्मेदारी? वो डीआरओ बने, आपके जो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो आरओस बने, और सारी इंसामियां आपके अंडर आ जाए, और उस पर आप अगला काम करें जिस तरह से दुनिया में होता है। ये रोज का, अगर आप ठीक इलेक्शन करवाएं तो तब भी आपकी जिम्मेदारी हो, गलत करवाएं तो तब भी आपकी जिम्मेदारी। लेकिन चौधरी साहब, एक हैरत अंगेज बात है कि जितने भी अभी रिपोर्ट्स मुरतब हुई या जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ वो पंजाब में हुआ, सिंध में नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं? कौन से तहफ़्फ़ुज़ात? ये स्क्रूटनी के अमल में तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा को तंग किए जाना या कागज़ जमा ना होने देना, ये सारी बातें पंजाब से उठी। देखिए, ये यहाँ पे भी केपीके के अंदर भी है, सिंध में कंपैरेटिवली वो एक बेहतर है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है कंपैरेटिवली बेहतर है, और नेचुरली उन्होंने फैसला किया कि हम लोगों को इलेक्शन लड़ने देंगे।
वहां पे फिर वो पीटीआई का उस तरह से है भी नहीं है, सिर्फ कराची में था। अब कराची में तो बड़ी टूट फूट हुई है पीटीआई से, खुद अपने अंदर लीडरशिप सारी चली गई, कराची की जो मेन लीडरशिप थी, तो फिर उस तरह से वो रहा नहीं। लेकिन बहरहाल ये अच्छा अमल है अगर किसी जगह पे नहीं हुआ तो। जो सब आप इलेक्शन, हमेशा बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं आप, इलेक्शन से पहले अब तक पूरे इलेक्शन सज चुके होते थे, डेरे आबाद होते थे, बड़ा कुछ होता था, गली मोहल्लों में रौनकें होती थी। ये पहला इलेक्शन है कि आज चंद हफ्ते भी रह गए हैं लेकिन इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। दोनों मौसम ही ठंडे हैं। लेकिन हौसले तो जवान होते हैं सर, हौसलों के आगे मौसम क्या होते हैं? हौसले क्यों पस्त हुए पड़े? ये हौसले नहीं पसते हैं, ये राणा साहब की बात ठीक है, इलेक्शन का माहौल ही नहीं है। हम लोगों से वोट लेने जाते हैं ना, या लोगों से बात करते हैं तो पहले वो कहते थे अच्छा मशवरा करेंगे, आप आए नहीं, अब क्यों आए हैं, इस किस्म की हर बंदा मुख्तलिफ बात। अब पहला सवाल होता है इलेक्शन होंगे। तो तो आप ये जो लोगों के जहनों में डाउट है, जो कल की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, उन्होंने तो और डाउट्स क्रिएट कर दिए ना, मौलाना साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा जो सब एक और तो बात बताइएगा ज़रा, शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि जो हमारी 17 माह की हुकूमत थी उसमें बेरोजगारी और महंगाई खत्म करना एजेंडा नहीं था। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने सॉरी, अच्छा बिलावल साहब ने कहा अगर नहीं था तो ये क्या एजेंडा क्या था फिर? नहीं, उन्होंने कहा कि हम कहते रहे लेकिन ये एजेंडे पे लाई ही नहीं वो बात। अच्छा, ये एजेंडे पे नहीं लाए। देखो ना, उन्होंने यही कहा कि इनका एजेंडा ही नहीं था ये। तो इनका अब देखिए एजेंडा, ना, इनका एजेंडा क्या था? पार्टी- जो सब ये तो बता दें हमें। मैं गुजारिश करता हूँ, पीपल्स पार्टी देखो ना जी, हमने इनको पहले कहा कि आप गवर्नमेंट बनाए। वैसे तो इमरान खान ने जबरदस्ती लड़ाई डाली पीपल्स पार्टी के साथ, हमारी उसके साथ लड़ाई नहीं थी। क्या लड़ाई थी? उसने जबरदस्ती, और वैसे भी अकल की बात होती है, आपके दो मुखालफ ग्रुप धड़े हैं तो आपकी कोशिश होती है वो इकट्ठे ना हो। अगर आप गालियां दे देकर रोज उनको इकट्ठा कर दे तो क्या, कौन सी अकलमंदी है? दूसरी बात यह है कि हमने जब ये गवर्नमेंट बनने लगी तो पीपल्स पार्टी ने इनको जाकर कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट में नहीं आते। इन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं, आपके बगैर हम गवर्नमेंट कर ही नहीं सकते, आपके लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जिन वजारतों में हमारे लोगों को भेजा गया, हम अपनी वजारतों का साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये भी एहसन साहब ने कहा कि हम सारी गवर्नमेंट का बोझ तो नहीं उठा सकते, इत्तेहादी हुकूमत, और अगर बोझ नहीं उठा सकते तो फिर हम क्यों आपकी बोझ उठाएं? अब महंगाई का खात्मा को वजारत खारजा का काम तो नहीं था, और बिजली को ठीक करना को वजारत उमूर कश्मीर का काम तो नहीं था। इसी तरह से जो बाकी चीजों को कंट्रोल करना था वो को क्लाइमेट चेंज का काम तो नहीं था, वो तो इनका काम था ना, ये करते। अच्छा, अगर बात की जाए चौधरी साहब, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर कैंपेन देखें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट है। जिस तरीके से बिलावल साहब कहते हैं कि मियां साहब का ये बयानिया कि मुझे क्यों निकाला, तो वापस इलेक्शन के बाद ये होगा कि मुझे क्यों बुलाया, सारी जो नज़र मरकूज की हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं कर रही, वो पीटीआई के ऊपर बात करती है। आप अपना कंपटीशन पीएमएलएन के साथ देखते हैं, पीएमएलएन अपना कंपटीशन पीटीआई के साथ देखती है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए ना, हम तो नेशनल लेवल पे बात करते हैं, नेशनल लेवल पे सोचते हैं, वो सिर्फ पंजाब का सोचते हैं। तो हम जब नेशनल लेवल पे बात करते हैं इस वक्त की सूरत हालत, तो हमारा मुकाबला तो नून से बनता है। सही। वो चूंकि पंजाब में सिर्फ सोचते हैं तो उनका मुकाबला पीटीआई से बनता है। अच्छा, वो एक सूबे की हद तक सोच रहे हैं, आप कुली तौर पे सोच रहे हैं, इसलिए मुकाबले मुख्तलिफ हैं और इसलिए हदफ तनकीद भी मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त की थी, उसमें तज़किरा भी हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का। एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो जिसमें ताकीद की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पाबंद बनाया गया इलेक्शन कमीशन को, आईजीज़ को
कि महफूज रास्ता दें, आरओज़ की ये ज़िम्मेदारी बनाएं कि वो जितने भी लोग जमा करवाने आ रहे हैं कागजात उनको जमा करवाने दें। तो आज जो इधर दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी मुखालिफत की गई जब एडवोकेट जनरल की जानिब से, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुकी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इजाफी रिमार्क्स की तरह आप मुझसे भी अपने खिलाफ इजाफी रिमार्क्स लिखवाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी कि मुलाकात होनी चाहिए और उसके बाद समात मुलतवी हो चुकी है। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस समात के बाद छुट्टियों पर रुखसत हो चुके हैं और दीगर जो जस्टिस बाबर सत्तार भी छुट्टियों पर चले गए हैं और दीगर जजेस जिस तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और दीगर जजेस हैं वो वापस आके अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार बार ताकीद हो रही है, तो इस ताकीद पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं लाडले वाला तासुर अब किसी और तरफ जन्म लेना शुरू हो गया। एक तो ना चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात करे, कोई भी सियासी जमात, जज साहब जो होते हैं ना अदलिया पे बैठे, ये किसी के रिश्तेदार नहीं होते फैसले के वक्त, ये किसी की तरफदारी नहीं होती। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। जहाँ पर वो डंडी मारेगा कोई, आइन और कानून से हट के फैसला करेगा, उसके ऊपर भी एक अदालत है। फिर सबसे ऊपर एक अदालत है, वो अल्लाह ताला की अदालत है। वहाँ से तो इंसाफ मिलता ही मिलता है ना, वहाँ से तो इंसाफ के बगैर हो नहीं सकता। मुझे हैरानगी हो रही है यासर, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब के मुताल्लिक जो रिमार्क्स दिए कि जिस तरह रिश्तेदारियाँ निकाली गई, जिस तरह इस तरह पम्फलेट पकड़ कर ऐसा ही किए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज इस पर कोई नहीं बोल रहा, इस पर तो हिंद अदालत नहीं लग रही। आज फिर बातें की जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज के खिलाफ भी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है जो बात गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जज साहब किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वो अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन वो शायद बातें करने वाले ये शायद नहीं जानते कि इनके वालिद साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के वालिद साहब और उसके अलावा उनके भाई जो बड़े थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। जी मैं वही याद कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी देखिए उन्होंने कैसे कितने ऐसे फैसले दिए हैं जो पीटीआई के खिलाफ भी हैं, उस पर तो नहीं कोई बोला, उस पर तो नहीं ये बात की गई और पीटीआई की तरफ से ये बात किसी जगह की भी नहीं गई। तो ये तो एक आदत बन चुकी है, हमें मिले तो अच्छा, हमें ना मिले तो बुरा, हमारे हक में हो तो बल्ले बल्ले, हमारे हक में ना हो तो जनाब हम चीखो पुकार शुरू कर दें, हम चीखना शुरू कर दें, हम ये कहना शुरू कर दें कि जनाब नहीं ये गलत है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया को इस पर एक स्टैंड ले लेना चाहिए। अगर सियासतदान को बचाने के लिए इकट्ठा है, सियासतदान की फेवर में इकट्ठा है, तो पाकिस्तान की अदलिया को भी इस पर इकट्ठे होकर फिर जो लोग बेजा तनकीद करते हैं, एक तनकीद होती है मुस्बत तनकीद, वो करनी चाहिए। हम भी फैसलों पे करते हैं लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर, लेकिन एक तनकीद जो कानून के दायरे के अंदर रह के भी नहीं है। आप एक पंफलेट अभी छुपवा के किसी का भी, किसी के साथ भी तस्वीर लगा दें, किसी के साथ भी रिश्तेदारी बना दें तो आप कर सकते। ये किस कभी क्या आपने इसे दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे होते देखे? इसलिए नहीं कि शायद हमारे यहाँ पे सजा नहीं मिलती। हैरत अंगेज़ बात ये है, ये जजेस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ANP के सूबे के सरबराह ने जिस तरीके से बात की, तमहीद ये बांधी कि हम जमहूरियत के मानने वाले हैं, उसी के दायरा कार में रहेंगे। नहीं, इस पे तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बड़े डेड होनेस्ट आदमी है, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर हर उस जज साहब को बोलना चाहिए। मुझे एक बात तो बता दें यार, आपने सरबरा PTI पर एक खतून जज के मतलब बात करने पर माफी मांगने के बावजूद भी यासर साहब, फिर मैं कहता हूं आपकी पार्टी जो बातें करने से बाज नहीं आती ना, वो कहती जनाब इन्होंने अदालतों, जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाए, जिस मुल्क के अंदर इस तरह जजेस को कहा जाए, जिस मुल्क में एक पार्टी का सरबराह कहेगा फिर तुझे भिड़ना है ना, तो फिर मुझे बताएं आप क्या तवक्को करते हैं? फिर आप क्या तवक्को करते हैं मुझे बताएं? अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला के असल मुलज़िमों को सजा मिली होती, अगर इसी तरह मैं कह रहा हूं चाहे 9 मई के हमलावर हो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसी तरह अदालतों के ऊपर हमलावरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदारे बहुत अहम हैं, अदारे बहुत मोतबर हैं, लेकिन क्या करें, जिस पे बस चलता है उसको पकड़ लें, जिस पे बस नहीं चलता नहीं पकड़ते। इस पे क्यों नहीं हो रहा? चले मुझे इसी बात पे बता दें कि एक खतून जज पर एक बात करने पर माफी मांगने के बावजूद, हाई कोर्ट से केस खत्म हो जाने के बावजूद भी कि ठीक है माजरत कबूल होगी, उसके बावजूद भी केस चल रहा है, तो
तो इस पर केस क्यों नहीं बना जी? इस पर क्यों नहीं बोला? 2 दिन से तलवारें चल रही हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, इतनी सख्त गुफ्तगू की जा रही है, पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस पर खामोश रहने का मतलब क्या है? क्या आप इजाजत दे रहे हैं? आप हर उस शख्स को इजाजत दे रहे हैं उठो, उठ के गाली निकालो? ये गाली से बड़ा जुर्म है किसी पे इल्जाम लगाना। यासर साहब, हमें अपने इदारों के तकद्दुस को पमाल होने से बचाना है, हमें अपने इदारों के तकद्दुस को बहाल रखना है। अदारों से ही हम हैं, अदारों से ही पाकिस्तान है। तो जो लोग अदारों पे तनकीद करते हैं बिला वजह, तनकीद बड़े मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तनकीद नहीं, ये तरियां नहीं, ये सीधी सीधी धमकी है। यासर साहब, अच्छा राना साहब ये बताइए, 30 तारीख को मेरे ख्याल से तमाम फैसले हो जाएंगे कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से, जांच पड़ताल जो उसकी है, तो तकरीबन 48 घंटे बनते हैं। तो अगले 48 घंटों में कौन सी बड़ी हैपनिंग हो सकती है? देखिए, एक बात तो आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से, कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होंगे, बड़ी तादाद में। अब इसका पसे मंज़र क्या है मैं उस पर नहीं जाता। चलें, ये बता दें किसी एक पार्टी के, ये तमाम नहीं, एक पार्टी के ज़्यादा होंगे। अच्छा, बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होंगे। मेरे पास जो मेरे ज़राए से इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है। और उसके बाद उनको रिलीफ जो है ना, वो कानून और आइन के मुताबिक ऊपर से मिलेगा। अक्सर एक दफ़ा हर शख्स को मिलता होता है, जिस पे रिलीफ मिलने की होगी गुंजाइश, उनको रिलीफ मिलेगा। एक वक्त में कोई खुशी मनाएगा और कुछ देर बाद वही खुशी जो है वो गमी में तकसीम हो जाएगी, दुख में तकसीम हो जाएगी, उदासी में तकसीम हो जाएगी, शिकस्त में तकसीम हो जाएगी, या फिर परेशानी में तकसीम हो जाएगी। ये 48 घंटे इंतहाई अहम तरीन 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। कहते कभी खुशी कभी गम, यही वाली साहब होगा। तो ये या सर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो 2 पाँव है ना, कभी एक पाँव आगे होता है और कुछ ही देर बाद दूसरा पाँव आगे होता है। कोई शख्स ये समझ ले कि अगला पाँव जीत गया है, तो ये उसकी गलत फहमी होती है। अगला पाँव ही पीछे होता है और पीछे वाला पाँव फिर आगे होता है। हाँ, एक ही सूरत में अगला पाँव जीतता है कि आप अगला पाँव एक जगह रख के खड़े हो जाएं और पिछला पाँव पीछे रखें, आप हिले ना, स्टॉप हो जाएं, तो फिर आप कह सकते हैं अगला पाँव जीत गया। ये सफर जारी, लेकिन ये सफर ऐसा है ना यासर साहब, अगला पाँव पीछे पिछला पाँव आगे, ये होता रहता है, होता रहता है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, शख्सियात के अंदर भी आते रहते हैं, पार्टीज़ के अंदर भी आते हैं, मुल्क के अंदर भी आते हैं। लेकिन हमें सीखना, बेहतरी की समत में गामजन होना चाहिए, माजी से सीखना चाहिए, एक ही जगह पे अपनी रफ्तार को कम करके बढ़ने की जुस्तजू रखनी चाहिए, बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। ये सीखने का मरहला है, ये जारी और सारी रहता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह के बाद।